भूमि पाठशाला के इस अंक में मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया कि आज़ादी के बाद सबसे क्रांतिकारी जो फैसला हुआ था वो जमींदारी विनाश का। जमींदार जिनका जो कि सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिए का काम करते थे, मध्यवर्ती थे, उनसे ज़मीनें ले ली गई और अर्जन कर लिया गया और उसके बाद उनको भूमिहीनों को, खेतिहर श्रमिकों को और अन्य ज़रूरतमंदों को सरकार द्वारा वितरित किया गया और समय समय पर अन्य तरीके से भी जो है भूमियाँ लोगों तक पहुँची। उस संबंध में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब भूमियाँ लोगों को मिली तो भूमि के साथ अधिकार भी दिए गए, उनको कहा गया भौमिक अधिकार। और जमींदारी विनाश अधिनियम के अध्याय 8 सेक्शन 129 से लेकर के इनका विवरण शुरू होता है और उसमें जो भौमिक अधिकार दिए गए तो उसमें पहले हमने जोतदार जो होते हैं उनकी कैटेगरी बनाई, उनका वर्गीकरण किया। तो जब 1950 में एक्ट बना था तब जो है केवल जो है 3 प्रकार के जो है जोतदार बनाए गए, जिनको बोलते थे भूमिधर, दूसरा बोलते थे सीड़दार और तीसरे बोलते थे असम। इससे पहले की कहानी यदि मैं बताऊं, जब जमींदारी विनाश नहीं हुआ था तो 14 प्रकार के जो है जोतदार थे, लेकिन जमींदारी विनाश के बाद केवल 3 प्रकार के रह गए, भूमिधर, सीड़दार और असम। लेकिन 1977 में एक और संशोधन हुआ, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन 1977 के नाम से 28 जनवरी 1977 से वो प्रभावी हुआ और उसमें जो है एक और क्रांतिकारी फैसला लिया गया। जो सेकंड कैटेगरी थी सीड़दार की, उस सीड़दार को भूमिधर में ले आए और भूमिधर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हो गए संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर और दूसरे हो गए असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। यानी कि भूमिधर और सीड़दार जो पहले थे 2 कैटेगरी, उन दोनों को मिला करके भूमिधर बनाया और भूमिधर को 2 भागों में बांट दिया, संक्रमणीय अधिकार वाले और असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। और तीसरी कैटेगरी जो असामी थी वो असामी रही। सन 1986 में एक और परिवर्तन लाया गया जोतदारों की श्रेणी में और सरकारी पट्टेदार चौथी कैटेगरी बन के आए। इस प्रकार से आज की डेट में हमारे पास 4 प्रकार के जो है भूमिधर जोतदार हैं। सबसे पहले हमारे पास संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, दूसरे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, तीसरे असामी हैं, चौथे सरकारी पट्टेदार हैं। इनका उल्लेख विस्तृत रूप से आप करेंगे। जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं उनको संक्रमणीय अधिकार थे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफरेबल राइट्स थे, यानी वो अपनी भूमि दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते थे वंशानुगत के अतिरिक्त। एक तो ट्रांसफ़र ये होता है कि पीढ़ी से पीढ़ी में चला, वो वंशानुगत ट्रांसफरेबल राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफरेबल राइट्स अदर्स हैं, जैसे हम सेल डीड कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं, विल डीड कर सकते हैं, मतलब अन्य अधिकार भी हमको वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। एक स्थायी भूमिधर होते हैं, इनको वंशानुगत अधिकार प्राप्त होते हैं, ट्रांसफरेबल राइट प्राप्त होते हैं और ये सर्वोच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के भूमिधर माने जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे जो बड़े भूमिधर हैं वो यही, ज़्यादातर संख्या में यही। दूसरी कैटेगरी आती है असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, संक्रमण नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है, अस्थायी तो है ये लोग, इनकी ज़मीनें इनके पास जो दे रखी है वो अस्थायी हैं, वंशानुगत भी हैं। यदि किसी आदमी के पास है, वो डेथ हो गई तो उसके बच्चों को जाएंगी, उनके जो वारिस होंगे उनको जाएंगी, लेकिन ट्रांसफरेबल ऐसे नहीं कर सकता। अदर देन जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है उसमें नहीं जाएगा, वो बेच नहीं पाएगा, गिफ्ट नहीं कर पाएगा, विल नहीं कर पाएगा, इस तरीके से वो उसको ट्रांसफ़र करने की राइट नहीं। असंक्रमण अधिकारी भूमिधर ये फर्स्ट कैटेगरी जो संक्रमण अधिकार से निम्न स्तर के भूमिधर होते हैं, क्योंकि उन पर ट्रांसफ़र की राइट ही नहीं, अपने तक रखेंगे ज़मीन, अपना खाएंगे कमाएंगे, उससे अपनी पीढ़ी तक चलाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। अब इनके लिए सेक्शन 131 में जो है व्यवस्था की गई है। भूमिधर असंक्रमणीय भूमिधर के लिए 130 धारा 130 में की गई है और असंक्रमणीय अधिकार के लिए धारा 131 जेडीए में की गई है। 132 को हम अलग से चर्चा करेंगे। 133 में असामी है, सेक्शन 133 में असामी है। असामी और भी
मतलब निम्न स्तर के जो है भूमिधर होते हैं, वो न तो अस्थाई हैं, न उनको ट्रांसफरेबल राइट है। हाँ, उनको जो जिस भी रूप में वो भूमि मिली हुई है वो उनकी अगली पीढ़ी भी करती है, लेकिन वो डिपेंड करता है वो जिससे लिए है वो उसके अधिकारों पर डिपेंड करता है, वो उसको देता है या नहीं देता है। असामी की भूमि मुख्यतः उठाई हुई भूमि होती है। अक्षम व्यक्ति, जैसे 157 में कोई अक्षम व्यक्ति है, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से अक्षम है, शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, कोई ऐसी महिला है जो खेती नहीं कर पा रही है, कुछ उसमें सेना से जुड़े हुए लोग हैं जो कि अपनी खेती में प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, कैटेगरी है उनकी, उस पर लंबा चर्चा करेंगे 157 पर। वो लोग अपनी भूमि को उठा सकते हैं, क्योंकि जब जमींदारी विनाश हुआ था तो भूमि को उठाने पर रोक लग गई थी, लेकिन कहा यार पूरी तरह से भूमि को यदि हम उठाने पर रोक लगा देंगे तो कुछ लोगों को तो जरूरत पड़ेगी कि वो अपनी भूमि को ठेके पे दें, लीज पर दें, किसी तरीके से दें, तो वो जो है 157 उसका सेक्शन बनाया गया और उसमें जो लेते हैं वो असामी के रूप में काम करते हैं। कुछ पट्टे के रूप में मिले हुए हैं, वो भी जो है, कुछ जो है भूज्ञान जो भूदान यज्ञ समिति के द्वारा मिली थी वो भी जो असामी के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से असामी की कैटेगरी है जो 133 में है। और एक सरकारी पट्टेदार जो हमारी चौथे कैटेगरी है। सरकारी पट्टेदार की जो शर्तें होती हैं वो पट्टे की शर्तों पर चलती हैं, उसमें जिसकी भूमि उठाई है वो उसकी शर्तें जो तय होती हैं उसके आधार पर उसका नियमन होता है। तो ये 4 कैटेगरी है। पट्टे की ज़मीन न तो और भी निम्न स्तर का असामी के ही इक्विवेलेंट है, वो भी ट्रांसफरेबल राइट नहीं है, जिस उद्देश्य से जाती है उसी उद्देश्य में यूज होती है, उसमें जो शर्तें दी जाती हैं उनका पालन करना होता है, अदरवाइज वो शर्तें वो जो है वो पट्टा जो है निरस्त हो जाता है। और वो जो है राज्य की भूमि होती है क्योंकि, तो राज्य में फिर 166-67 से भी है, सरकार अपने उसमें उसको लिया। तो साथियों, स्पष्ट रूप से अभी वर्तमान में 4 प्रकार के जोतदार, संक्रमण अधिकार वाली भूमिधर, असंक्रमण अधिकार वाली भूमिधर, असामी और सरकारी पट्टेदार हैं। गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के द्वारा भी सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर कुछ विशेष लोगों को जो है अनुदान के रूप में भूमि दी गई। कुछ ने सेना में विशिष्ट योगदान देने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, किसी ने अन्य फील्ड में करने के लिए, या सरकार ने जिसे उचित माना, समय समय पर जो जारी व्यवस्थाएं थी, शासनादेश थे, अधिनियम थे, उसके अतिरिक्त जो उन्होंने उचित माना उसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराई गई। तो इस तरीके से हमारी ये जोरदार है। हमको स्पष्ट रूप से इस चैप्टर के माध्यम से समझ जाना है कि जब हम भूमि को क्रय करते हैं, भूमि का सौदा करते हैं, भूमि के संबंध में कहीं लेन देन करते हैं, तो हमें किस भूमि को लेना है, किस भूमि को नहीं लेना है। पहली कैटेगरी संक्रमण अधिकार वाली भूमि है, वही ट्रांसफरेबल राइट्स रखती है सारी भूमियों को, यानी केवल आप उसी भूमि को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं यदि आप पीढ़ी के वारिशान में नहीं है। वारिशान में भी जब आदमी डेथ होगा तब उसके बच्चों के नाम चढ़ेगी, या वो विल करे या वो दान करे, वो उसको अधिकार है नहीं नॉन ट्रांसफरेबल राइट को। तो हमको कुल मिलाकर के संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की भूमि को ही क्रय करना है। असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर को नहीं करना है, असामी को नहीं करना है, सरकारी पट्टेदार की भूमि को नहीं करना है, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट से जिसने लिया है उसको नहीं करना है, उसको नहीं खरीदना है, उसके समझ में कोई सौदा नहीं करना है, क्योंकि उसको राइट ही नहीं है। आप यदि सैलरी कर भी देते हो तो आपका म्यूटेशन नहीं होगा और अन्य कानूनी पचड़े आप जो है पढ़ेंगे और उसमें आपको रुचेंगे। तो इस मौके पर आज इतना ही। फिर हम अगले चैप्टर में अगले उन बिंदुओं को उठाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।